Good morning everyone. How are you all? Well, I am Rashmi, an English teacher, and today we will be taking up poetry from the poetry section of class 10th, the board exams, right? So before we take up poetry from the poetry section, I would like to ask you few questions. मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूँगी. सबसे पहले तो आप ये बताइए, what is life? जिंदगी है क्या? Yes. और दूसरा सवाल है, Why has God brought you into this world? जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, वो आपको इस दुनिया में क्यों लेके आए हैं? Why has he given you life? So these two questions you should be thinking over. लेकिन फिलहाल हम जब तक आप इस बारे में सोचें या आप बाद में सोचें, हम आज की जो पोएम है पोएट्री सेक्शन से अपने हम उस वाली पोएम को लेंगे. और आज जो हम पोएम लेने वाले हैं that is the Psalm of Life. This is your English book. And we will be taking up this second poem, The Psalm of Life, written by H.W. Longfellow. Before going to the poem, we will be seeing who is H.W. Longfellow, Henry Wordsworth Longfellow, जिनका पूरा नाम है. So who is he? जब हम बात करते हैं Henry Wordsworth Longfellow की, he is an American poet who was born in America, who died in America, and who was born in the year 1807 and died in the year 1882. ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, जैसे कि अभी आपको बताया, और इनके कुछ बहुत ही फेमस काम हैं, जिसमें से कुछ हैं हमारे वॉइसेस ऑफ द नाइट, पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट एंड विलेज ब्लैकस्मिथ. इनकी जो पोएम है द साल्म ऑफ लाइफ. साल्म का मतलब क्या होता है? आपने सुना है शब्द साम? यस. इसमें जो पी शब्द है, पहली बात है वो साइलेंट है, उसको बोलेंगे नहीं हम. द साल्म ऑफ लाइफ, व्हाट डज दिस मीन? साल्म का मतलब होता है इट इज अ सीक्रेट सॉन्ग दैट इज संग फॉर द गॉड. जो आप ईश्वर को याद करके या जो आप ऊपर वाले को याद करके अगर आप कुछ भी गाते हैं, चाहे वो भजन है, चाहे वो नज्म है, चाहे वो जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, अगर वो ईश्वर को याद करके, गॉड को याद करके कुछ भी, इफ दे आर सिंगिंग अ पोएम और अ सॉन्ग, दैट इज साल्म. जो हमारे H.W. Longfellow जो हमारे पोएट हैं, व्हेन ही राइट्स अ साल्म ऑफ लाइफ, This is a poem that glorifies life, that celebrates life, जो जिंदगी को सेलिब्रेट करती है. तो अब हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो हम पोएम की किस तरीके से पढ़ेंगे? हम पोएम की 4 लाइंस को लेंगे और इन 4 लाइंस को एक साथ पढ़ने के बाद, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, वी विल बी टेकिंग अप 2 लाइंस. फाइन. तो पोएम पर आते हैं हम लोग. जैसे कि आपको बताया, द साल्म ऑफ लाइफ. साल्म का मतलब क्या है? इट इज अ पोएम और अ सॉन्ग दैट इज संग. So of life means a poem that is sung to glorify life, जो जिंदगी को सेलिब्रेट करती है. अब हम शुरू की 4 लाइंस को एक साथ पढ़ेंगे और फिर हम इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे by just reading 2 lines together. So life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Well, लाइफ इज रियल. लाइफ इज रियल का मतलब है कि जिंदगी सच है, जिंदगी फरेब नहीं है, जिंदगी झूठ नहीं है, और जिंदगी को हमें उसी ही सच्चाई के साथ जीना चाहिए. लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर. मतलब ये नहीं है कि आपने जिंदगी को ऐसे में, कहते हैं ना, धुएं में उड़ाता चला गया या मजाक में आपने जिंदगी को ले लिया, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं है लाइफ में. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. सो लाइफ इज रियल. जिंदगी सच है. जिंदगी को ऊपर वाले ने आपको एक ही बार दिया है और उसको उतनी ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमको जीना चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र. गोल का मतलब क्या होता है? मकसद. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल का मतलब है, और जिंदगी का मकसद केवल कब्र तक पहुंचना ही नहीं है. मतलब यू आर नॉट बोर्न जस्ट टू डाई, बट देर इज समथिंग एल्स दैट हैज टू बी डन इन लाइफ. जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो आपको हासिल करना है या फिर जो आपको पाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. चाहे हमारा कोई सा भी धर्म है, चाहे हमारा, इफ वी टॉक अबाउट हिंदूज, इफ वी टॉक अबाउट मुस्लिम्स, तो कहते हैं कि मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो मिट्टी बन जाता है. तो यही कहा गया, डस्ट दाउ आर्ट. डस्ट मतलब मिट्टी, तो दाउ का मतलब होता है यू. दाउ, दाई, दाई सेल्फ और दी, ये जितने भी शब्द हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, दीज आर ऑल फॉर यू. डस्ट दाउ आर्ट. आर्ट का मतलब है आर. तो इसको हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे? यू आर डस्ट.
तुम मिट्टी के बने हो, तुम, मैं, हम सब मिट्टी के बने हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और हम सबको वापस मिट्टी में ही मिल जाना है मरने के बाद। लेकिन ये चीज किसके लिए कही जाती है? ये चीज केवल हमारी शरीर के लिए कही जाती है। इट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये चीज आत्मा के लिए नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। Our soul will live forever. Our soul won't ever die. It is only our body that dies, right? अब आई होप आपको ये 4 लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब अगली 4 लाइन्स पर बढ़ते हैं। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment and not sorrow. समझने के लिए we will be taking up 2 lines together. नॉट एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मतलब मजे करना, एंजॉय करना। एंड नॉट सॉरो, सॉरो का मतलब क्या है? दुखी होना या फिर परेशान होना। इज आर डेस्टाइंड एंड और वे। डेस्टाइंड का मतलब क्या होता है? योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत, योर फेट। वे का मतलब इट इज द सेम थिंग। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, केवल हंसना मुस्कुराना, केवल मजे करना, या फिर केवल सॉरोफुल होना, परेशान होना, दुखी होना। इज आर डेस्टाइन एंड और वे, हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने केवल हंसी मजाक या केवल रोना धोना ही नहीं लिखा है। अगर ऊपर वाले ने हमको पैदा किया है तो किसी ना किसी मकसद के साथ तो जरूर किया होगा। हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर में वो मकसद है क्या। वाई आर वी गिवन बर्थ, हम लोगों को ऊपर वाले ने इस दुनिया में क्यों लेके आया है। बट टू एड दैट ईच टुमारो, रोने धोने से और मजे करने से और भी ज्यादा कुछ है हमारी लाइफ में। वो क्या है? बट टू एक्ट, एक्ट का मतलब है यहाँ पर एक्शन, काम करना। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। फार्दर का मतलब होता है दूर तक, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो आप एक्शन करें। किस तरीके से एक्शन करें? एक्शन मतलब काम, किस तरीके से काम करें? हाउ यू हैव टू एक्ट। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, आप इस तरीके से कल के लिए काम करें जो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जो हमें आज से कहीं ज्यादा आगे लेके जाए। वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे शुड बी इन सच अ वे दैट इट पेव्स वे और इट पेव्स अ पाथ फॉर अ बेटर टुमारो। हमारे अच्छे खूबसूरत कल के लिए हमें मेहनत आज करनी है। एंड वी शुड बी एक्टिंग टुडे इटसेल्फ फॉर अ बेटर फ्यूचर। Have you understood the first 2 stanzas? अब हम अगले 3rd स्टैंजा पे आते हैं। लेकिन 3rd स्टैंजा को समझने से पहले आप, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, Have you ever faced any problems in your life? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम फेस की हो जब आपको लगा है कि कितनी बुरी लाइफ है? एग्जैक्टली और ये वाले जो हमारा स्टैंजा है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो हमारा अगला स्टैंजा है दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, व्हाट इज लाइफ, what is the world all about। हमारा जो अगला स्टैंजा है that speaks of the 4 lines are in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। जो हमारी first 2 lines हैं हम उनको पहले पढ़ेंगे। we'll be taking up the first 2 lines। they speak about in the world's broad field of battle। यहाँ पे वर्ल्ड को या फिर दुनिया को किससे कंपेयर किया गया है? ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। बैटल मतलब युद्ध। ऐसा नहीं है कि आपको केवल तलवार से या आपको बंदूक से लड़ना है, बट ईच एंड एवरी सिंगल डे जिसमें भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज लाइक अ बैटल। हो सकता है हमारे एज अ स्टूडेंट वी आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, हो सकता है आर पेरेंट्स इन देयर मैरिड लाइफ आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, हो सकता है पीपल आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, सो इट कुड बी एनीथिंग। सो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, दुनिया को किससे कंपेयर किया गया है? ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल से, एक ऐसा मैदान, बहुत ही बड़ा चौड़ा युद्ध का मैदान। इन द बाइवेक ऑफ लाइफ, लाइफ बाइवेक का मतलब होता है एक पड़ाव, एक टेम्पररी स्टे। तो हमारी जो जिंदगी है उसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं, और जो हमारी जिंदगी है उसमें कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। वी कम अक्रॉस और वी पास अक्रॉस सर्टेन स्टेजेस इन लाइफ। सो दैट इज इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बाइवेक ऑफ लाइफ। तो जिंदगी में जो हमारे अलग अलग पड़ाव आते हैं उसमें हमें बिहेव किस तरीके से करना चाहिए। बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब का मतलब होता है
जो बोल नहीं सकता, जो जैसे आपके जानवर होते हैं जिनको आप घर में बांधे रखते हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, डॉग हो, दे कांट रिएक्ट। सो बी नॉट लाइक डम। डम का मतलब है जो रिएक्ट नहीं कर सकते, हु कैन नॉट स्पीक। ड्रिवन कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवर, जैसे कि आपके गाय भैंस हो गए, भेड़ बकरियां हो गई। ड्रिवन का मतलब होता है जिनको हाका जा सकता है, करते हैं ना, सो दैट इज ड्रिवन। तो यहां पर क्या है, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। इस तरीके से इस दुनिया में आकर बिहेव ना करें जैसे कि आपको एक जानवर की तरीके से, जिसको कोई भी हाक देता है, जिसका खुद का सोच नहीं है, who cannot think, who cannot act on their own, who don't have a heart to feel, who don't know how to react to situations, react to conditions. Fine. So be not like dumb driven cattle. हमको जानवरों की तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए। हमको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, वी आर बॉर्न विद अ पर्पस। ऊपर वाले ने अगर हमको पैदा किया है तो किसी ना किसी पर्पस की वजह से पैदा किया है, और इसी वजह से वी शुड बी एक्टिंग लाइक हीरो। हमको बिल्कुल हीरो की तरीके से उभर के आना चाहिए। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष। तो एक संघर्ष में, जिंदगी में चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम्स हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वी शुड बी एक्टिंग लाइक हीरोज। वी शुड नॉट बी एक्टिंग लाइक एनिमल्स, जिनको कोई भी हाक सकता है या जिनको कोई भी अपने तरीके से चला सकता है। अब हम अगली 4 लाइंस पढ़ेंगे। दीज आर द लास्ट 2 लाइंस। जो पोएट है, ही कम्स अप विद अ मैसेज। वो एक मैसेज देते हैं, H.W. लॉन्गफेलो। और वो क्या मैसेज देते हैं, वो कहते हैं, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us, us का मतलब है यहाँ पर हम सभी के लिए, मैं, आप, हम सभी। Let us then be up. up का मतलब ये नहीं है कि खड़े हो जाओ, up का मतलब है कि stand up, take action। बिल्कुल एक मूड में आ जाए कि नहीं हमको कुछ करके दिखाना है। Let us then be up and doing, और काम करके दिखाएं। किस तरीके से, with a heart for any fate। fate का मतलब क्या था, किस्मत, आपकी डेस्टिनी। तो आपकी किस्मत में कुछ भी हो सकता है, इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहें और उसी के हिसाब से आप अपना काम करते चलें। Still achieving, still का मतलब है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, लगातार कुछ ना कुछ अचीव करते रहें, कुछ ना कुछ हासिल करते रहें। Still pursuing, परस्यूइंग का मतलब होता है कुछ चाहने की इच्छा रखना या किसी भी चीज के पीछे उसको पाने के लिए दौड़ना। फाइन। सो स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, कोशिश करते रहें कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत करना। वेट का मतलब इंतजार करना। सो यू शुड नो हाउ टू वर्क हार्ड, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड नो हाउ टू डू लेबर, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू वेट। हमारे अंदर एक सब्र होना चाहिए, एक पेशेंस होनी चाहिए कि हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी हम सफल जरूर होंगे और हमको कभी ना कभी इसका फल जरूर मिलेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हमारे यहाँ पे क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़े, शहीद हुए, जेलों में कैद हुए, जब उनके ऊपर डंडे बरसाए गए या फिर उनको जान से मार भी दिया गया, जब वो हमारे लिए शहीद हो गए, सो इट वॉज नॉट जस्ट अ 1 डे एफर्ट कि हमारा देश आजाद हो गया। कहीं ना कहीं पर इन लोगों ने जरूर ये सोचा होगा कि आज अगर हम मेहनत कर लें अपने देश के लिए तो कहीं ना कहीं पर वो हमारा, अगर हम थोड़ी सी सब्र भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं पर दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर आवर कंट्री। सो दैट इज व्हाट द पोएट इज सेइंग अबाउट, अपने लिए मेहनत करें, अपनों के लिए मेहनत करें, एंड यू शुड नो दैट रिजल्ट इज नॉट जस्ट अ 1 डे एफर्ट। आपको बहुत टाइम भी लग सकता है रिजल्ट लाने में, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम थोड़ा सा सब्र रखते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। आपका जो असाइनमेंट है वो यही है, आप इस पूरी की पूरी पोयम को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। यू विल बी रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, यू विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पोयम, और इसके बाद इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चन एंड आंसर्स। फाइन। तो आपकी जो पोएट्री है वो 7 मार्क्स की आती है इन यूपी बोर्ड एग्जाम्स, and we will be taking up question and answers in the next session. Thank you so much. The Psalm of Life, आपको पोएम तो समझ में आ गई होगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, आई टोल्ड यू। लेकिन अभी फिलहाल हम राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, और हमारे जो एग्जाम्स में राइमिंग वर्ड्स मोस्टली किसी भी पोएम से आ जाते हैं और वो 2 मार्क्स के आते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स वी विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास। सो राइमिंग वर्ड समझने से पहले
we will be taking 1 or 2 lines or 4 lines from any of the Hindi movie. आप किसी भी हिंदी मूवी की किसी भी गाने को उठा सकते हैं और आपको ये देखना है कि उसमें लय कहाँ पर बन रही है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मूवी अनाड़ी जो राज कपूर साहब की मूवी है उसका सॉन्ग लिया है. जस्ट 4 लाइन्स आई हैव टेकन. सो दिस इज किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर बट स्टिल लेट अस अंडरस्टैंड कि राइमिंग वर्ड्स किस तरीके से हम समझेंगे. राइट. सबसे पहली बात, आपकी यहाँ पर कितनी लाइन है? यू हैव गॉट 4 लाइन्स ओवर हियर. फाइन. सो आप हर लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है आप उसको पकड़ेंगे. यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लाइन है इसका लास्ट वाला वर्ड कौन सा है? निसार. फाइन. सो यू विल बी अंडरलाइनिंग दिस. आप इसको अंडरलाइन करेंगे. इसी तरीके से आप बाकी की जो लाइन है स्टैंजा में आप उन लाइन्स को भी अंडरलाइन करेंगे. फाइन. फॉर एग्जाम्पल किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार में लास्ट वाला वर्ड कौन सा है आपका? उधार. किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, इसमें लास्ट वाला वर्ड कौन सा है? प्यार. और जीना इसी का नाम है. अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड हम किस तरीके से समझते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी लाइंस के वो आखिर में होते हैं. वो हो सकता है आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन का पेयर बनाते हो या फिर आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन में पेयर बनाते हो. आपका लास्ट वाला शब्द होगा, ये तो अंडरस्टूड है. एक तरीका ये होता है. दूसरा हो सकता है फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के शब्द पेयर बना रहे हो, जोड़ा बना रहे हो, या फिर आपका सेकंड और फोर्थ लाइन के जो आपके आखिर के शब्द हैं वो जोड़ा बना रहे हो. जैसे कि आप अगर बोल के देखेंगे और थोड़ा सुनने में एक जैसा ही लगना चाहिए. निसार, उधार, प्यार, है. तो ये हमारा है तो किसी के साथ भी मैच नहीं होता है, ये हमारा राइमिंग वर्ड नहीं बनाएगा. लेकिन निसार, उधार, प्यार, तो यहाँ पर जो भी आपको सुनने में ज़्यादा एक जैसा लगता है वो हमारा राइमिंग वर्ड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं निसार और प्यार. तो दिस इज वन पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस सॉन्ग. सो जस्ट टू प्रैक्टिस और जस्ट टू सी, आप किसी भी मूवी के गाने को ले सकते हैं. नाउ वी विल बी टेकिंग अप द पोएम द साल्म ऑफ लाइफ जो हमने अभी अभी की है. उसमें देखते हैं एक स्टैंजा में हमारे राइमिंग वर्ड्स. फाइन. एंड फॉर द अदर एक्स्ट्रा स्टैंजाज यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन. सो वी विल बी सीइंग इट. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. Dust thou art, to dust returnest is not spoken of the soul. आपको बताया गया that you will be taking last word of each and every line and then you have to see how is the sound of the word. Fine. आप यहाँ पे लेंगे earnest, goal. क्या earnest और goal आपको सुनने में एक जैसा लग रहा है? Is it sounding the same? No. Okay. दिस इज रिटर्नेस्ट एंड सोल. क्या रिटर्नेस्ट और सोल आपको सुनने में या बोलने में एक जैसा लग रहा है? डज इट साउंड द सेम? सो नो. सो अब हमने फर्स्ट और सेकेंड लाइन देख लिया, थर्ड और फोर्थ लाइन देख लिया. नाउ वी विल बी सीइंग वेदर फर्स्ट और थर्ड लाइन मेक्स अप अ राइमिंग पेयर और सेकेंड और फोर्थ लाइन मेक्स अप अ राइमिंग पेयर. सो दिस इज अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, गोल, सोल. आप बोल के देखें. वी विल रिपीट. से अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, कुछ ना कुछ साउंड इसका लगभग एक जैसा आ रहा है. सो दिस इज वन पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड. नेक्स्ट इज गोल, सोल. दोबारा बोल के देखें. गोल, सोल. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी हमको एक जैसा सा साउंड आ रहा है. सो दिस इज अनदर पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड. सो हाउ विल यू बी राइटिंग दिस? यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस. अर्नेस्ट and this is returnist. So this is one pair. Fine. And second will be goal, soul. So you have to remember that rhyming word will be there in the last line of the stanza, every last line of the stanza, most probably, and the sound has to be the same. तो वो हमारे होते हैं rhyming words. अब बाकी जितने भी हमारी स्टैंजाज हैं साल्म ऑफ लाइफ में, आप उनमें खुद देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपके राइमिंग वर्ड्स आते हैं हर स्टैंजा में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द राइमिंग वर्ड्स. नाउ वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोएट्री. फाइन.
सो द पोएम इज द साल्म ऑफ लाइफ. और जब हम अपने बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में हमारी पोएट्री 7 मार्क्स की आती है. 3 marks are for 4 lines of the poem, any of the poem which you can learn, and 4 marks will be for the question answers. Fine. So 4 marks का मतलब है you will be getting 2 questions, that is 2 plus 2 makes up 4 marks. अब हम सबसे पहला स्टैंजा लेते हैं द साल्म ऑफ लाइफ का, एंड सबसे पहला स्टैंजा द 4 lines. Fine. So the stanza is life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. ये 4 lines आपको आएंगी, कोई सी भी आ सकती हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आपकी ये 4 lines एग्जाम्स में आती हैं. The question answers are write the name of the poet who has composed poem from which above noted stanza has been taken. So this is the first question. Whenever title of the poem is asked or whenever name of the poet is asked, आपको क्या लिखना है? Title of the poem का मतलब ही होता है name of the poem. Fine. And यहाँ पे what is asked over here? Name of the poet. So what is the name of the poet? We already know that name of the poet is H.W. Longfellow. Fine. So name of the poet is written over here and it is H.W. Longfellow. So what you have to write? You have to write the name of the poet who has composed the poem from which above noted stanza has been taken. You have to write over here is H.W. Longfellow. Clear? Now second question is point out the rhyming words used in the stanza. ये तो हमने अभी किए हैं. अभी हमने rhyming words के लिए पहला stanza ही लिया था और इसमें आप लिखेंगे the rhyming words used in the stanza are. Then you will be writing earnest dash returnest goal dash soul. Fine. So that is clear. Now we will be taking up third question. What is meant by life is earnest? Earnest का मतलब आपको क्या बताया था? Sincere. So you have to write life is earnest means what? Sincere. And what is sincere? Life is sincere. So life is sincere or life should be taken sincerely and seriously. Fine. Now next question is dust thou art to dust returnest. इसका मतलब क्या हुआ? हमने देखा था dust thou art का मतलब क्या होता है? You are dust or I am dust or every person, every human being is made up of dust and we have to return to dust when we die. तो हम इसका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे dust thou art to dust returnest का मतलब क्या हुआ? It means that we are dust and we all have to return to dust when we die. मरने के बाद हमको क्या हो जाना है? We have to return to dust when we die and we all have to return to dust when we die or after our death. Now the fourth question is what is the message of the poet that he intends to give through the stanza? इस स्टैंजा के थ्रू, ये जो हमारी 4 लाइन्स हैं, इन 4 लाइन्स के थ्रू जो पोएट हैं H.W. Longfellow, so what is the message that he wants to give? अब जब भी हम मैसेज की बात कर रहे हैं और इन 4 लाइन्स के थ्रू बात कर रहे हैं, आपको इन 4 लाइनों को एक साथ सम अप करना है टू कम अप विद द मैसेज. फाइन. सो लेट अस सी व्हाट इज द मैसेज. द पोएट वांट्स टू गिव अ मैसेज दैट लाइफ इज रियल. आपकी फर्स्ट लाइन यही थी, लाइफ इज रियल एंड शुड बी टेकन सीरियसली. नेक्स्ट लाइन वाज and the grave is not its goal, dust thou art to dust returnest is not spoken of the soul. So you have to sum all that up. So and although we are born, fine, and although we are born and we will definitely die, but we all should have a purpose in life. हम पैदा हुए हैं, हमको मरना भी है, लेकिन हमारा जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए. We should have a purpose in life. Because it is only our body that dies, our soul lives forever. क्योंकि केवल हमारा शरीर ही मरता है और हमारी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है. It always lives forever. So this is our first stanza and question answers of the first stanza. Now the next stanza is not enjoyment and not sorrow,
is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Fine. So the question is, what is the title of the poem? Title of the poem का मतलब है name of the poem. So this is the Psalm of Life. This is clear. Now write the name of the poet. Name of the poet is H.W. Longfellow. Even this is clear. Now the next question is point out the rhyming words. Rhyming words आपको कैसे निकालने हैं, जैसे हमने पिछले स्टैंजा में निकाले हैं. So the rhyming words will be sorrow, tomorrow, way, today. Fine. So even that is clear. Now we will come up with third question, which is very important. What does the poet say in the first two lines of the stanza? First two lines में poet क्या कहना चाहते हैं? And what is meant by the word destined? Destined का मतलब क्या है? जब आपको पोएम एक्सप्लेन की थी, जस्ट रिकॉल, डेस्टाइन को क्या बताया था? डेस्टाइन या डेस्टिनी का मतलब होता है फेट, आपकी किस्मत. फाइन. सो यहाँ पर आप लिखेंगे द वर्ड डेस्टाइन. व्हाट यू विल राइट? मीन्स व्हाट? मीन्स फेट. फाइन. सो यू विल बी राइटिंग मीन्स फेट. नाउ व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा? फर्स्ट टू लाइंस में पोएट क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined end of way. So the poet wants to say that it is not only our fate that we have to enjoy or we have to be sorrowful. So we all should have a purpose in life. There is much more to do in life than just crying or just being happy. हंसने से और रोने से ज़्यादा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होना चाहिए और होता है. Right? So the next question is, how should we act in life? Act का मतलब क्या है? Action. हमको लाइफ में काम कैसे करने चाहिए? And what is the meaning of the word finds us farther? Finds us farther का मतलब क्या है? लाइफ में काम कैसे करने चाहिए जो हम आगे के लिए एक नींव तैयार कर सकें आज. फाइन. एंड finds us farther का मतलब आपको क्या बताया था? जो भी चीज़ हमको कहीं ज़्यादा आगे लेके जाती है, अहेड लेके जाती है. फाइन. सो द आंसर इज we should act in life for a better tomorrow. एक अच्छे कल के लिए हमको काम करना चाहिए. एंड फॉर बेटर फ्यूचर. अच्छा कल का मतलब क्या है? एक अच्छे भविष्य के लिए हमको काम करना चाहिए. फाइंड अस फार्दर का मतलब क्या हुआ? फाइंड अस फार्दर मीन्स एनी एक्शन और वर्क दैट लीड्स अस अहेड इन लाइफ. कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो हमको जिंदगी में कहीं ज़्यादा आगे लेके जाता है. So these are the first two stanza of this poem. We have got two more stanzas. और उसको आप अपने आप करिए, कोशिश करिए. आपके क्वेश्चंस और आंसर्स आपके इन्हीं 4 स्टैंजास से निकल के आते हैं. So all the best for understanding this poem. Thank you so much.